कभी ऐसा फील हुआ कि आप जो कर रहे हैं वो सब कुछ छोड़ देना चाहिए? क्या हुआ था उस दिन एक्चुअली जब आपको ऐसा फील हुआ कि ये सब अब ख़त्म कर देना चाहिए? मुझे होता ही नहीं है, ये मेरे साथ नहीं होता ये प्रोसीजर। Okay. ये डबल थॉट नहीं आता मुझे। कोई सी चीज़ सोच ली, हाँ. मैंने ट्रेन ऐसा करा है अपने दिमाग को, ठीक है कि ये करना है तो फिर करना ही है, चाहे रात हो रही है, दिन हो रही है, बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, हाँ. बह जाए अपन करना ही है। आज का जो यूथ है, अगर वो ये काम करना भी चाहता है तो उसका दूसरी तरफ कहना ये है कि मेरे पास ना ही रिसोर्सेज हैं और ना ही पैसे हैं। मनी विल फॉलो यू, मतलब इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। मतलब आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आपको पैसा आएगा आपके पास, बस वो स्किल पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। कंसिस्टेंट रहिए चीज़ों के अंदर, करिए उस चीज़ को, एक्सपेरिमेंट करिए लाइफ के साथ। तो कंसिस्टेंट रहिए, काम करते रहिए, नए नए एक्सपीरियंस रहिए। जिस चीज़ को डर लग रहा है वो पहले करिए। ऐसा क्यों? करेंगे तो पता लगेगा ना रियलिटी। आपको करा ही नहीं है वो तो आप सोच ही रहे हो ना। आप 3D वर्ल्ड के अंदर हो अपने, उस चीज़ को करा ही नहीं है आपने। पहले करिए, आपको बिल्कुल आगे जाएंगे आप। आज का ये एपिसोड मनी या फेम के बारे में नहीं है। आज का एपिसोड इंसानियत के बारे में है और उनके बारे में भी जिनकी कोई आवाज़ नहीं होती। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने चूज़ करा रुकना और हेल्प करना। इमरजेंसी सर्विसेज का बैकग्राउंड, सिम्बायोसिस से एजुकेशन और भोपाल पुलिस के साथ मिलकर आशा प्रोजेक्ट को नई ऊंचाइयां देना, अंडर प्रिविलेज बच्चों का एजुकेशन और लोगों को स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट करने में हेल्प करना। अगर आपने कभी सोचा है कि एक इंसान क्या ही चेंज ला सकता है तो ये एपिसोड आपके लिए है। हे गाइस, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट द एक्सपर्ट डायरीज। यहाँ हम उन लोगों की कहानियाँ सुनते हैं जिन्होंने कोई सपना देखा और उस सपने को रियलिटी बनाया। आपने सड़क पर ऐसा क्या देखा जो आपको आज भी सोने नहीं देता? सड़क पे ऐसे बहुत सी चीज़ें देखी हैं जो बड़ी ऑकवर्ड होती हैं देखने में, और बड़ी, जैसे अपन किसी बीइंग एज अ डॉक्टर मुझे इतना ज़्यादा ऑफेंड नहीं करती, काइंड ऑफ ऑफेंड भी मतलब शायद गलत वर्ड हो जाएगा, लेकिन सरप्राइज़ जो होता है ना एकदम से। तो हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें देखी रहती हैं अपनी लाइफ के अंदर जो बड़ी अजीब होती हैं, और नॉर्मल इंसान देखे, जैसे बहुत से लोग होते हैं मेरे पीछे पड़ते थे कि मुझे साथ लेके चलो, तो लेकिन वो क्या था, दिल से इतना वो नहीं होते कि एकदम से सारी चीज़ें देख लें हों। तो एक बार एक इंसिडेंट क्या हुआ कि मैं एक बंदे को अपने साथ लेके गया कि चलो अपन चलते हैं आज देखने। तो अब जब वहाँ गए तो वो जो कंडीशन थी पेशेंट की वो इतनी क्रिटिकल थी कि पूरे बॉडी के अंदर मतलब मैगॉट्स जो कीड़े निकलते हैं वो निकल रहे थे। तो वो मैंने थोड़ा पीछे देखा तो वो उनको मतलब वो सिंकोपे में चले गए, चक्कर खा के नीचे गिर गए। तो अब मुझे लगा कि मैं केस देखूंगा या इनको देखूं। तो वो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि एक बार, दो बार, इंसान 3 बार जाता है तो उसको थोड़ा सा बिल्डअप हो जाता है कि नहीं अब अपन को देखना है, करना है। आपका फर्स्ट टाइम पे एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने इस सिचुएशन को कैप्चर करा? फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ मुझे नहीं पता था कि मैं ये इसको इतना लेवल से कंटिन्यू कर लूँगा सारी चीज़ें। तो ऐसा मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं करूँगा, कि ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं था। ये था मेरे दिमाग में बचपन से, सोशल इनिशिएटिव शुरू से ही था वो कि मुझे करना है लोगों की हेल्प, मतलब डॉक्टर बनना है तो हेल्प करना ही है अब। और मुझे शायद मेरी जर्नी को शायद ऊपर वाले ने गाइड करा, मुझे इतना आइडिया नहीं था सारी चीज़ों का, लेकिन मेरा ये था कि मैं किसी चीज़ को करता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ उसको, तो कंटिन्यूअस उसको करते रहे तो वो आ गया। सारी चीज़ें, टीम बन गई, लोगों ने बहुत मोहब्बत करी, सारे लोग जुड़ गए मुझसे। अभी इतनी परेशानी नहीं होती है क्योंकि पूरा ऑटोमेशन पे है सारी चीज़। अपन बता देते हैं किसी को कि ऐसा करना है तो वो खो जाता है वैसा मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर चीज़ों के अंदर, क्योंकि हम लोग बहुत सी जगहों पे गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट लेते हैं और हर केस में फंड रेजिंग नहीं रहता है। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे टीम्स बन जाती हैं, रोल्स असाइन हो जाते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर मेरा काम बीइंग एज अ डॉक्टर ये रहता है कि जाके केस को देखना, समझना कि होना क्या है इसमें। तो यहाँ से डिसाइड फिर वो मैनेजमेंट टीम जो रहती है वो उसको करती है कि कैसे इसको अपन हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, क्या करना है, या वहीं रह के ठीक हो जाएंगे, कितना उनको ट्रीटमेंट का क्या पार्ट है, किस तरह से, इस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। वो आपकी लाइफ में एक ऐसा कौन सा पल था जब आपने खुद से ये वाली बात कही कि अब मैं सिर्फ उन लोगों में से नहीं रहूँगा जो सिर्फ देख के आगे बढ़ जाते हैं? मैंने सफ़रिंग देखी लोगों की, मतलब जिस तरीके से लोग सफ़र कर रहे थे। एक्चुअल में सफ़रिंग इसलिए होती है, ज़्यादातर लोग जो होती है वो अवेयरनेस नहीं होती है।
जैसे एक नॉर्मल इंसान से आप पूछेंगे ना कि भाई तुम्हारे पार्षद का नाम क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा। लोगों को बड़ा ऑकवर्ड लगता है सुन के कि यार ये क्या बोल रहे हो, पार्षद का नाम भी नहीं पता। लेकिन लोगों को नहीं पता रहता है। और उनसे पूछो कि विधायक क्या होता है, उनको नहीं पता। बेसिक चीज़ें जो रहती हैं, आपको अगर अवेयरनेस ज़्यादा रहेगी, लोगों को पता रहेगा उनके राइट्स क्या हैं, किस तरीके से वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और पर्सनालिटी भी डेवलप नहीं होती। बहुत से अपने इधर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई एजुकेशन नहीं रहती है और बहुत अजीब बैकग्राउंड से आते हैं वो, तो उनको पता नहीं रहता है किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, कैसे स्कीम्स का फ़ायदा लेना है। बहुत सी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको, जैसे आपका राशन कार्ड है और जैसे आप बीपीएल कैटेगरी के अंदर हैं और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, जैसे मान लो आप अपाहिज हैं, कुछ पैर आपका काम नहीं करता, तो वो अपने इधर 1250 जो हॉस्पिटल है उसके अंदर उसका सर्टिफिकेट बनता है। ओके। और उसके बाद क्या होता है, सर्टिफिकेट अलॉट होने के बाद आप व्हील चेयर ले सकते हो, मतलब ये गवर्नमेंट देती है, लेकिन लोगों फ्री को देती है सरकार। Okay. लेकिन लोगों को नहीं पता स्कीम्स। तो क्या होता है, लोग फंड रेज करने लगते हैं या बहुत सी गलतियां कर देते हैं हम। तो अगर आप अवेयर हो चीज़ों के बारे में, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आप अच्छी कर सकते हो। पर्सनालिटी डेवलप है आपकी, थोड़ी सी बात करना जानते हो, कैसे शिफ्ट करना है। फॉर एग्जांपल पेशेंट, सिर्फ पेशेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ज़िंदगी की हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस है तो आप कर पाओगे उस चीज़ को। आपको रास्ता पता होना चाहिए। लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, उनको मंजिल पता है जी कि ये है हमारी मंजिल, लेकिन वहाँ पे भाई रीच कैसे करोगे आप, रास्ता तो एक लेना पड़ेगा ना। तो आप अगर रास्ता पता है आपको, तो आप ज़रूर मंजिल पहुंचेंगे। थोड़ा सा लेट हो सकते हैं जी, आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ हर्डल्स आ सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़रूर जाएंगे एक ना एक। आशा प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग मेंटली इल वुमेन को रेस्क्यू करते हैं और उनको नई ज़िंदगी देते हैं। आपने सबसे पहली मेंटल वुमेन कब और कैसे रेस्क्यू करी थी, और उस टाइम पे उनकी क्या सिचुएशन थी, और आज वो ज़िंदगी में कहाँ स्टैंड करती हैं? इसका एक्चुअल में आशा प्रोजेक्ट से पहले जाना पड़ेगा इसके लिए। ओके। पहले हमने रेस्क्यू, जब टीम्स बनी हम लोगों की, तो बहुत से टैलेंटेड लोग आए, मतलब जिनको बहुत कुछ पता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और किस तरीके से, मुझे भी नहीं पता था, मैं सही बीइंग ट्रू टू यू। तो मुझे मेडिकल बैकग्राउंड का पता है, लेकिन हर चीज़ के बारे में मुझे कैसे पता होगा। तो मैंने जो सबसे पहले ये करा कि हर बैकग्राउंड का कोई ना कोई ऐसा टीम हम लोगों ने बिल्डअप करी है और बहुत मोहब्बत करी लोगों ने उसके अंदर, साथ सब आए, कुछ नहीं देखा कौन क्या है कैसा है। और हमारी टीम में ऐसा है कि आप रात को 4 बजे भी किसी को फ़ोन लगाओगे ना, तो वो पिक करेगा और बग़ैर आपके नाम पूछे, बगैर आपके बारे में जाने, ये कोशिश पूरी करेगा कि आपकी मदद हो जाए। अरे वाह। तो इस तरीके का इनिशिएटिव था। तो पहले जब क्या होता है, जब आप फीमेल्स से ख़ास तौर पे से अपन जब इंटरैक्ट करते हैं, तो उसमें बहुत से राइट्स होते हैं, मतलब ख़ास तौर पे जैसे एक बेसिक ये होता है कि एक मैन जो है वो एक फ़ीमेल को जाके ऐसे टच नहीं कर सकता है। सही बात है। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये पता होना चाहिए। अब रेस्क्यू कर रहे हैं आप ख़ास तौर पे से एक मेंटली इल वुमन को रोड साइड पे से, तो आपके साथ एक फ़ीमेल होना ज़रूरी रहता है उसके अंदर। और हम लोग जो आशा प्रोजेक्ट में हेल्प मिली हम लोगों को, वो ये रहा कि हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कंट्रोल रूम के अंदर। वो हमें जो फीमेल कांस्टेबल है वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके अंदर हमें सपोर्ट रहती है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। और फिर व्हीकल भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो फिर हमें उसको रेस्क्यू करने में इजी हो जाता है। वरना क्या होता है, नॉर्मल रेस्क्यू करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, डॉक्यूमेंटेशन रहता है, फिर सामाजिक न्याय करके एक विभाग रहता है, वो सारे इश्यूज़ को हैंडल करता है ये बात। अच्छा। रोड साइड पे जो हो रहा है, जो भी नॉर्मली सोशल जो जस्टिस से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो उसके अंदर आता है। वो उसके भी बहुत से जो ऑफिसर्स हैं वो भी कनेक्टेड रहते हैं इसके अंदर हेल्प करने के लिए। वुमेन रेस्क्यू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो आती है हम लोगों को कि रात में कैसे रेस्क्यू करें किसी, क्योंकि जो ऑफिस रहता है वो ऑफिस टाइमिंग पे बंद हो जाता है 5-6 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद बहुत इशू आती है। तो कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे इनको रखा जाता है। मेंटली इल वुमेन का सेंटर नहीं है भोपाल के अंदर रात में रखने के लिए। तो उस केस के अंदर हमने बहुत से केस ऐसे हुए। और एक प्रॉब्लम और ये भी आई, जैसे मान लो किसी लेडी का फॉलो कर रहे हैं हम हमारी टीम के साथ। हाँ जी। तो अब फॉर एग्जांपल वो कोई फिजा थाने में है अभी, अब वो तो मेंटली इल है, तो वो चल के थाना क्रॉस कर जाएगी,
तो वो क्या होता है फिर वो उसके अंदर की वो कि भाई कौन ये से हमारे थाने में थाने में रिपोर्ट नहीं करें? है और हमारे थाने में नहीं है, ये थाने के बाहर चली मतलब गई वो हैं। कहीं अलग हाँ, जगह पे तो स्पॉट हो रही हैं ग्राउंड अब। रियलिटीज बहुत अलग सी हो जाती हैं, सही तो फिर बात उसके है। अंदर फिर दूसरे थाने वाले को कांटेक्ट कर रहे हैं। अब वो कांटेक्ट करते करते टाइम वो तीसरे थाने चली गई। ओके कुछ ओके। चीज़ें बहुत होती हैं, तो ये चीज़ें आई सामने तो सीखे भी उसके हाँ, अंदर हाँ, सारी हाँ। चीज़ें कैसे मैनेज करना सही है। बात है। कुछ अच्छे लोग हैं टीम के अंदर, तो वो उन्होंने जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प बहुत अच्छी करी। वो सारे लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपकी इस जर्नी के अंदर कभी ऐसा मोमेंट रहा हो कि आप किसी को रेस्क्यू करने जा रहे हो अपनी टीम के साथ, लेकिन आप उस टाइम पे पहुंच नहीं पाए, तो उस चीज़ का क्या बाद में गिल्ट होता है? वो उसमें देखिए क्या होता है, कभी कभार कंडीशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं। अब जैसे रात में हम कहाँ रखेंगे उस लेडी को, बिल्कुल। घर तो लेके नहीं आएंगे जी। तो उसके अंदर उसके कुछ राइट्स हैं कि आप एक आदमी जाके उसको रेस्क्यू नहीं कर सकता, लेडी होना चाहिए। अब लेडी ने फॉर एग्जांपल रेस्क्यू कर भी लिया रात में, तो उसको प्रॉब्लम होती है उसके अंदर रखने के अंदर। कहाँ जाएं, तो कहाँ इसमें लेके थोड़ी सी जाएं? प्रॉब्लम होती है कि कहीं वो मिस ना हो जाए सुबह तक, कोई कुछ उसका गलत फ़ायदा ना उठा ले। बिल्कुल। ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा दिल को बहुत बुरा लगता है कभी सही कभार। बात हाँ। है। तो उसमें फिर हमें सुबह तक वेट करना पड़ता है। कुछ लोग रहते हैं जो बोलते हैं, हम बताते हैं उनको इनका ख्याल रखना, ऐसा ऐसा तो करना। अगर ये इवेंट रात को हुआ है तो रात से लेकर सुबह तक आपकी टीम मेंबर्स उनको तो उनके ऊपर चेक रखते हैं? वॉच करते हैं ओके। उनको, ठीक है। और उसमें ये रहता है कि जैसे कुछ अब नॉर्मल वाले सेंटर्स हैं अपने इधर, जैसे कोई परेशान है, सो रहा है, बुजुर्ग है, तो उसको तो अपन रेस्क्यू कर लेंगे रात में, कोई परेशानी ओके। नहीं है। लेकिन मेंटली इल वुमेन के साथ प्रॉब्लम ये होती है रात में कि आपको नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करेगी। बिल्कुल। वो पत्थर मारेगी आपको, डंडे से मार देगी, या कुछ ऐसी चीज़ कर दे जो एक मतलब आदमी के सामने नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा रियल लाइफ इवेंट हुआ है जिसमें किसी को हार्म करा हो किसी ने? बहुत से हुए हैं। जैसे एक रेस्क्यू कर रहे थे हम, तो उसके अंदर एक पुलिस कांस्टेबल थे, तो वो ऑटो के अंदर बैठे, एक फीमेल कांस्टेबल थी वहाँ थे, तो वो ऑटो में बैठे, तो वो जो मेंटली इल वुमेन थी उन्होंने उनको बाइट कर लिया। बाइट इतना ज़्यादा करा कि पूरा मसल उनका पूरा कट गया। तो फिर हमने इवन उनको जाके स्टिचेस लगवाए, सारी चीज़ें करी। उनको फिर बाद में जो सर्टिफिकेट्स रहते हैं अप्रिसिएशन के, वो भी मिले। बहुत अच्छा काम करा था उन्होंने। तो इस टाइप की चीज़ें होती रहती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्पिट कर दिया, अब एक नॉर्मली भाई एक इज्जतदार इंसान है, सही बात है। और एक रिस्पेक्टेड इंसान है, अब कोई इंसान एकदम से आपको स्पिट कर देगा मुंह पे, तो बड़ा ऑकवर्ड लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। पत्थर मार रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज बहुत इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं जो कभी सुनी नहीं है, लेकिन हम लोगों को उसमें बुरा नहीं लगता है। बिल्कुल। वो नॉर्मल है हमारे लिए। हमें ऐसा कुछ फील नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है इंटेंशन सही है आपका, तो आप कर रहे हैं अपन वो चीज़। कभी ऐसा फील हुआ कि आप जो कर रहे हैं वो सब कुछ छोड़ देना चाहिए? क्या हुआ था उस दिन एक्चुअली जब आपको ऐसा फील हुआ कि ये सब अब ख़त्म कर देना चाहिए? ऐसा फील, देखिए क्या होता है ज़िंदगी में, ये हमेशा हर इंसान को हर चीज़ पे फील होता है। मतलब सिर्फ इसी फील्ड में नहीं होता ये। फॉर एग्जांपल अपन कोई सी चीज़ स्टार्ट भी कर रहे हैं ना, तो डबल थॉट आता ही है आपको कि यार कहीं ऐसा कुछ नहीं हो जाए, कहीं ऐसा कुछ नहीं हो जाए। तो आपको वो हर्डल जो है वो उसको ओवरकम करना ही है ज़िंदगी के अंदर। आता ही है वो, मतलब हमारे काम में भी होता ही है वो, कि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो फेक हैं, मतलब वो प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में जो रियलिटी है वो है नहीं वैसी। आप जब डिटेल के अंदर पता करते हैं उनके बारे में, तो ऐसे केसेस के अंदर यही रहता है कि आपको मतलब पेशेंस के साथ काम करें, समझें चीज़ों को, ग्राउंड रियलिटी समझें, अब्यूजिव ना हो, कोई गलत काम नहीं करें, धीरे धीरे कोशिश करें समझाने की, और अपन से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। मेंटली इन लोगों को लेकर सोसाइटी का क्या परसेप्शन है, और उसमें सबसे बड़ा मिथ आपको अपने एक्सपीरियंसेस से क्या लगा? मुझे जो सबसे कॉमन चीज़ लगी वो ये लगी कि उनकी ना प्रॉब्लम सुनी नहीं जाती है। उनको सुना ही नहीं जाता है कि क्या प्रॉब्लम है उनको। आप जैसे कोई फॉर एग्जांपल ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वर्ड्स जो हैं ये अपने लिए तो मतलब बड़े नए हैं। बिल्कुल। ये आजकल जो जेनजी है और दूसरे जो लोग हैं ये इसको बड़े कॉमनली इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अपने टाइम पे ये पता नहीं था कि ये कुछ ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। जी बिल्कुल। तो क्या होता है कि जैसे आप किसी को, मैंने एक बुक पढ़ी थी उसमें ये लिखा था कि दो दोस्त थे आपस में बात कर रहे थे, तो उसके अंदर
एक दोस्त ने एक को मैसेज करा दूसरे फ्रेंड को कि तो वो उसने ना बड़ा नॉर्मली लिया, उसको पढ़ा नहीं Okay. उस मैसेज को। तो फिर उसने देखा, अरे यार इसका मैसेज आया था, मैं कॉल करता हूँ उसको। तो उस फ्रेंड ने उसको बोला कि यार मैं उस टाइम पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, तो मैंने सोचा तुम्हें टेक्स्ट करूँ, पता नहीं तुम बिजी थे या नहीं थे। तो वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे जबकि आपस में। तो उसने बोला तुमने मुझे डायरेक्टली कॉल क्यों नहीं करा? तो बोला कि उसने ये बोला कि अब मैं कभी भी ऐसा कोई कुछ प्रॉब्लम होगी मुझे, तो मैं तुमसे सीधे फ़ोन लगा के ये कहूँगा कि मुझे ना सिर्फ 8 मिनट चाहिए। क्यों? तो तुम समझ जाना कि मुझे कुछ बहुत साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है। Okay. मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मैं 8 मिनट तुमसे बोल के, ये इसका मतलब ही ये है कि ठीक मैं है। कुछ डिप्रेशन या कुछ एंजाइटी है मुझे, ओके मैं ओके। तुमसे बात करूँगा, मैं नॉर्मल हो जाऊँगा। तो मुझे अच्छा लगा वो कॉन्सेप्ट, मतलब लोग सही ले बात सकते है। हैं उसको। ठीक है, कि उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर हाँ, सकते हैं। मतलब 8 मिनट तो कोई भी दे सकता है ना। बिल्कुल सही बात मैं है। मतलब बहुत ज़्यादा बिजी होऊंगा तब भी मैं 8 मिनट दे ही सकता हूँ किसी सही को। बात है। तो ये सुनना ज़रूरी होता है उसको। बहुत से लोग होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा मेंटली इल हैं लोग, उनको डर रहे हैं, उनको क्या, लेकिन हमने उनसे बात करी जाके तो वो बड़ा नॉर्मली बिहेव करा उन्होंने। ओके। लोग उनको देख के डर रहे हैं और बहुत सी अजीब ऑकवर्ड चीज़ें हो जाती हैं। तो उनसे बात करें। बहुत ज़्यादा जो विगरस लोग हैं उनसे नहीं करना, उनको तो प्रोफेशनल्स ही हैंडल करेंगे। ओके। मार रहे हैं या ऐसे पत्थर फेंक रहे हैं तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखना है। Okay. इंजरी हो सकती है, आप सेफ रहोगे तो ही ट्रीटमेंट कर पाओगे। जब आप किसी अंडर प्रिविलेज टॉपर स्टूडेंट की एजुकेशन फंड करते हो तो मुझे लगता है कि उसकी सिर्फ फीस ही नहीं पे कर रहे होते हो, एक फ्यूचर पे भरोसा कर रहे होते हो। कोई ऐसी स्टोरी है जो शेयर करना चाहो? अभी रिसेंटली हुई थी, कुछ शायद 4-5 महीने पहले ऐसा एक केस आया था। एक लड़की थी, अच्छा टॉपर थी वो, और उसका बचपने में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी तो उसका एक पैर नहीं था। ओके। एक पैर कट ही गया था उसका। वो बहुत प्यारी बच्ची थी वो, और मतलब उसके जो रिलेटिव्स हैं पूरे ख़ानदान के अंदर, वो एक पर्टिकुलर थी जो मतलब अच्छा पढ़ के जीएमसी के अंदर थी वो। ओके। तो उसका हम लोगों ने पे करा था तो बड़ा अच्छा फील हुआ था, और वो अच्छे टॉपर्स मतलब फ्लाइंग कलर से पास भी हो गई। अरे वाह। तो वो अब आगे कुछ करेगी तो बहुत अच्छा फील होता है। वो ठीक है, याद रखें नहीं रखें वो सही बात उससे है। अपन को मैटर नहीं करता है, लेकिन वो कुछ भी आगे करेगी तो उसको कभी ना कभी ख्याल ज़रूर आएगा। ख्याल ज़रूर आएगा कि यार मेरी मदद हुई थी तो मैं भी कभी कोशिश करूँगी मदद करने बिल्कुल की। बिल्कुल बिल्कुल। चैरिटी देने से ज़्यादा आप लोगों को स्किल्स देना या उनको काम देना क्यों ज़रूरी समझते हैं? वो उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। मैं हमेशा नहीं रहूँगा, आज हूँ मैं कल नहीं रहूँगा। और मुझ जैसे जो लोग काम कर रहे हैं, दूसरे लोग भी हैं बहुत से ऐसे, तो वो भी नहीं रहेंगे कल। तो हमेशा किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना सही नहीं है। तो उससे बेहतर है आप ऑटोमेशन समझो, कैसे चीज़ें काम करती हैं। आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आजकल के एजुकेशन में, अपन जिस एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है। तो बच्चे को ये नहीं पता कि कमाना कैसे है पैसे। प्रॉब्लम ये आ रही है, लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं पढ़ के निकलूँगा 12th के अंदर और कॉलेज जाऊँगा और मुझे जॉब मिल जाएगी। मतलब काइंड ऑफ एक सिस्टम बना हुआ है। तो आप ये भी तो समझो, आप कुछ क्रिएटिव भी तो कर सकते हो, सोसाइटी को कुछ दे भी तो सकते हो ना उसके अंदर। तो अगर आप क्रिएटिव होगे, आपके अंदर स्किल है और आपको उसको मास्टर्स है उस स्किल के अंदर, तो मनी विल फॉलो यू। मतलब इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। मतलब आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आपको पैसा आएगा आपके पास, बस वो स्किल पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। मैंने फेसबुक पे 2 साल या शायद 1.5 साल पहले एक आपका पोस्ट देखा था जिसके अंदर आपने एक आदमी को रेस्क्यू करा था जो बहुत ही ब्रूटली इंजर्ड था, उसके पैर में चोट आई हुई थी, और उसको सिर्फ रेस्क्यू ही नहीं करा था, उसमें जब मैंने उसको थरोली पढ़ा तो मुझे पता चला कि उसको रेस्क्यू करने के बाद आपने उसको उसकी फैमिली से भी मिलवाया जो शायद कई सालों से उससे बिछड़ी हुई थी, और वो भोपाल से भी बिलोंग नहीं करते हैं। उसका थोड़ा सा डिटेल में बताइए उसको। जी। वो एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बताया था कि ये इस टाइप का कोई केस है। और तो फिर हमने उनको जाके सर्च करना शुरू करा कहाँ, तो वहाँ पे नहीं मिले फिर वो। फिर हमने कंटिन्यूसली उनको 3 से 4 दिन उनको सर्च करा, रोज़ जाके रात में। हम लोग वैसे फ्लैश लाइट से रात में तो वो कार ऐसे लेके जाते हैं तो फ्लैश लाइट्स मारते थे ऐसे करके, कहाँ कहीं कोने में बैठे हुए हैं। तो 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो कहीं मिल गए हमको। हमें मिले तो वो ऐसे कुछ साउथ की लैंग्वेज बोल रहे थे। अच्छा। तो अभी मैंने क्या करा कि अब रात का टाइम था वहाँ पे, शायद 12-1 बज रहे होंगे रात में। तो मैंने जो भी मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड्स उनको फ़ोन लगाया कि भाई ये क्या बोल रहा है बताओ थोड़ा सा।
तो अब वो जब बोल रहा है ना तो वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। तो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है? नहीं, वो साउथ इंडियन फ्रेंड्स जो थे ना वो भी उसकी लैंग्वेज नहीं समझ, जबकि वो बोल साउथ इंडियन ही रहा था ठीक है। कुछ। अभी हमें तो कुछ केस का पता नहीं था क्या है क्या नहीं हुआ है। तो फिर मैंने उनसे एक केरला वालों को लगाया, फिर तमिल वालों को लगाया, ऐसे करके 3-4 स्टेट्स को के दोस्तों को फ़ोन लगाया मैंने। तो फिर वो कुछ बात नहीं बन पाई। तो फिर हमने कहा कि आप कोई कुछ भी नहीं था हम लोगों के पास उस टाइम ऐसा कोई कि कैसे करें क्या करें। ठीक है। फिर मैंने अगले दिन में मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड थे, तो मैंने उनसे बात करी उस केस के अंदर कि अपन को ऐसा ऐसा है, इस केस के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो बोलने तुम लेके आ जाओ उसको, अपन करते हैं। ओके। तो फिर हम उनको फिर से ढूंढने गए, क्योंकि अभी तक तो उनको हॉस्पिटल रखने का कुछ था नहीं सिस्टम कि कहाँ लेके जाएंगे पूरे। तो फिर वो गुम गए। फिर हम उनको लगभग 1 वीक उनको सर्च करा, वो नहीं मिले। फिर मेरे एक रिलेटिव थे, उनको वो देखे कि हम सर्च कर रहे हैं इनको, मेरी अपडेट्स देखी उन्होंने। तो कहने लगे यार वो वहाँ कोई सा वो गार्बेज है, वो वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो LBS के सामने उस टाइम पे बहुत गंदा एक जगह थी, वहाँ पे कचरा फेंकते थे लोग, वो वहाँ पड़े हुए थे। फिर हम गए तो उनके कीड़े तो पूरे मैगेट्स जो रहते हैं पूरे बॉडी के अंदर थे उस टाइम पे। मेरे पूरे डॉक्यूमेंट है पूरा मेरे पास वीडियो। तो वो उनसे ऐसी बदबू आ रही थी कि वहाँ पे किसी को खड़ा कर दो तो बेहोश हो जाए, मतलब कोई नॉर्मल इंसान को अगर खड़ा कर दें। फिर मैंने वो हॉस्पिटल के स्टाफ को ही 2-1 को अपने साथ बैठाया, मैंने कहा यार इनके पहले अपन साफ़ करेंगे, ऐसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते इस कंडीशन में। और वो बेहोशी जैसे हालत में थे बिल्कुल। तो पहले उनको बिठाया, बड़े मुश्किलों से कुछ थोड़ा बहुत खिलाया ताकि ग्लूकोज थोड़ा सा उनमें एनर्जी आए। फिर उनको रेस्क्यू करके उनको हॉस्पिटल लेके चले गए। फिर उनके इन्वेस्टिगेशंस जो भी हुए, फिर हम लोगों का ये हुआ कि साहब इनका जो है ये एम्पुटेशन पे केस जाएगा, पैर कटेगा इनका। फिर धीरे धीरे हमने कहा चलो ठीक है, अब एम्पुटेशन हो गया, उनको ब्लड लगा। वो उसके अंदर भी देखिए अब एक मांगने वाले तो नहीं थे, वो ओकेजनल हो गए मांगने वाले, वो तो अपने फैमिली से बिछड़े हुए थे। तो वो इस टाइप के इंसान के लिए मैंने बोला कि भाई ब्लड डोनेट करना है, तो मतलब बोलने की देरी थी, लोग आ गए। भोपाल के अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं लगभग इंडिया में हर जगह गया हूँ, लेकिन जो मैंने चीज़ भोपाल में देखी है, हेल्पिंग नेचर बहुत अच्छा है। आप जानते हो या नहीं जानते, किसी को कोई आपके पास आएगा कि मेरी ये मदद कर दो, तो वो लोग कर देते हैं, उसका लोग फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है और होना ही चाहिए ये। बिल्कुल। तो जैसे बहुत ज़्यादा बाहर कहीं मैं गया तो बहुत ज़्यादा 420 टाइप चीज़ें कर देते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, और उस पर गर्व महसूस करते हैं, देखो हमने इनको बेवकूफ़ बनाया। बिल्कुल। लेकिन भोपाल में अगर आप परेशान हो तो वो इंसान आपको घर पे छोड़ के आएगा कि भाई मैं आपको चलता हूँ, अपने काम छोड़ दूँ और मैं आपको वहाँ छोड़ के आ जाऊँ। इवन मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लोग अनजान लोगों को अपने घर ले आते हैं कि हम परेशान हैं, हमें नहीं पता, या हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, हमें एक रात के लिए जगह चाहिए, तो लोग उनके लिए शेल्टर भी प्रोवाइड कर देते हैं। ये चीज़ मुझे भी लगता है कि हमारे भोपाल में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अच्छा भी फील होता है उससे बहुत। उनको रेस्क्यू करके लेके गए। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि उनकी फैमिली को ढूंढना शुरू करा। तो हमने लगभग 3 वीक्स तक उनकी फैमिली को ढूंढा, हॉस्पिटल के अंदर रहे वो। और वो उस बंदे ने आपकी पहली अप्रोच क्या रही? आपको जब आपको ये नहीं पता चल रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, तो आपको ये कैसे समझ में आया कि ये इंसान, चलिए ये बात तो समझ में आई कि वो लैंग्वेज यहाँ की नहीं है, तो वो कहीं साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, पर इतने सारे साउथ इंडिया में स्टेट्स हैं, तमिल है, तमिलनाडु है, और लाइक चेन्नई है, और जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे, ये पर्टिकुलर किस स्टेट से या किस शहर से बिलोंग करते हैं, उनकी लैंग्वेज आपने कैसे पकड़ी और उनकी फैमिली को फिर कैसे ढूंढा? यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। हमने जब सर्च करना शुरू करा, वहाँ पे मैंने बहुत सारे ट्रांसलेटर्स को बुलाया, इवन कुछ IPS तक आए वहाँ पे जिन्होंने ट्रांसलेशन करने की कोशिश करी उस केस के अंदर। लेकिन क्या हुआ कि वो ट्रांसलेट नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए कि क्या बोल रहा है। थोड़ा बहुत कुछ समझ पा रहे थे सब लोग। तो मैंने क्या करा, फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक करा। मैंने उसको बोला कि तुम एक काम करो, ये पेज है, तुम लिखो इस पर कुछ ना कुछ, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे ही करके। तो वो लिख रहा था, उसने अपना कुछ नाम चेंज कर लिया था, उसका नाम मणि था। और उसने कृष्ण या ऐसा कुछ नाम कर लिया था अपना खुद से ही, विशाल कर लिया उन्होंने नाम। तो वो उसने, लेकिन नाम उसने ओरिजिनल लिखा अपना, गांव का नाम भी लिखा, सारी चीज़ें। अरे वाह। फिर क्या हुआ, अब बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी कि कैसे उसकी फैमिली को ढूंढा।
मेरे एक दोस्त जो कि ऑनलाइन बने थे, लंदन के थे वो, तो उन्होंने किसी एनजीओ को बोला तमिल के अंदर कि आप ना, उन्होंने शेयर करा डॉक्यूमेंट्स उनसे और मुझसे बोला कि आप ना बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं भी वहीं कहीं हूँ, वेलोर का ही, और मैं यूके में रह रहा हूँ अभी, लेकिन इस केस के अंदर कुछ एनजीओज़ हैं जो काम करती हैं। तो फिर मैंने पर्सनली उन एनजीओज़ को, 3-4 एनजीओज़ थी, तो उनको मैंने पर्सनली डाला कि यार ये डिटेल्स हैं बंदे की, आप देखो इसके अंदर। तो उसके अंदर एक एनजीओ ने रिस्पांस बहुत अच्छा दिया, द होप हाउस करके नाम था उनका। तो उन्होंने वहाँ पे अपने कोऑर्डिनेटर्स को भेजा, पता करवाया, उस बंदे पे एफआईआर थी मिसिंग की, वो वहाँ पे लगभग 3.5-4 साल से मिसिंग था। और फिर उन्होंने मुझे ओरिजिनल उसका आधार भेजा कि ये बंदा है वो। तो उस टाइम तक ना, मतलब जब मैंने हॉस्पिटल में दिखाया ना, तो पूरा स्टाफ मतलब इतना इमोशनल हो गया था, 1-2 नर्स उसके अंदर रोने लगी थी। सही बात है कि यार बहुत इमोशनल हो गया था, उसका कनेक्शन हो गया था हॉस्पिटल के अंदर, जबकि वो बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो बंदा मेरी पूरी बात समझता था, मैं उससे कुछ कहूँ तो वो समझता था कि मैं, जबकि मैं उसकी लैंग्वेज नहीं समझ आप हिंदी में बात करते होगे? मैं तो नॉर्मली उससे बोलता था, वो अपना कुछ भी बोलता रहता था। लेकिन वो उसको क्या खाना है, क्या सब चीज़, उसको वो करवा भी लेता था सबसे, उसको जो चाहिए। फिर उसको हमने वो करा कि यार ऐसा ऐसा है, फिर हमने ऑर्गेनाइज करा, वो लोग आए यहाँ पे, उनके साथ एक ट्रांसलेटर आया, जिसको लगभग 16 या 17 लैंग्वेजेस आती थी। वो ट्रांसलेटर ने जब वो उसका ट्रांसलेशन सुना, तो उसने ये बताया कि जब ये मिस हुआ वहाँ से, ये थोड़ा मेंटली अनस्टेबल हो गए थे वहाँ से, और ये जो इनका जो पैर कटा, ये ट्रेन के अंदर दब के कटा है। फिर उन्होंने ये बताया कि ये बंदा, ये जब इसको मेंटली अनस्टेबल था, तो ये नीचे साउथ के अंदर 4-5 स्टेट्स घूमा, तो ये उस अनस्टेबिलिटी के अंदर ही कुछ भाषा इधर की सीख गया, कुछ इधर की, कुछ इधर की, कुछ इधर की। तो वो जब बोल रहे हैं ना, तो वो 4-5 स्टेट्स की एक साथ लैंग्वेज बोल रहा है। तो ये मुझे वो उन्होंने ट्रांसलेटर ने बताया कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो वो फिर वो लोग आए, हमने उनका बहुत अच्छे से केयर करी, उनको सारी चीज़ें समझाई। तो उसके कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स थे जो भी थे। फिर वो यहाँ से चला गया, फिर वेलोर के अंदर CMC वेलोर बहुत अच्छा कॉलेज भी है और हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है, वहाँ एडमिट रहा, वहाँ उसका कुछ ट्रीटमेंट भी चला। और फिर वो जब स्टेबल हो गया, तो उसके बाद फिर उसका वीडियो कॉल आया मेरे पास। अच्छा। वो बहुत खुशी का था मतलब। तो मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें हॉस्पिटल जाके ही लगाता हूँ, पूरे स्टाफ से ही बात कराता हूँ तुम्हारी, मैं तो कर ही रहा हूँ तुम्हारी बात। तो सब लोग रोने लगे, पूरी नर्सेस वर्सेस, कहने लगे यार ये मतलब ट्रांसफॉर्मेशन देखा ही नहीं कभी। सही बात है, सही बात है। इतना लंबा ट्रांसफॉर्मेशन। वो मैं पिक्चर में ही देख रहा हूँ उसकी पहले की हालत, और उसके बाद में जो उसकी हेल्थ थी वो बहुत ही अलग थी। जी जी जी। कोई एनिमल रेस्क्यू करते टाइम कोई ऐसा मोमेंट हुआ है जिसने आपको अंदर से बहुत ही तोड़ दिया, और सेम इवेंट नहीं है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग भी बना दिया? ये सफरिंग होती है, जैसे अभी आपको परसों का केस बताता हूँ मैं, तो छोड़िए। मैंने अपनी कार ना एक फ्रेंड के यहाँ खड़ी करी, वही मेरे फ्रेंड की कार थी, उसके पास पार्क, उसका रोड बन रहा था तो पार्किंग नहीं थी उसके पास। कभी कभार कैसी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो कार के अंदर उसने कहीं अंधेरे में कहीं पार्क करके कुछ कोट वोट पहन रहा होगा वो, तो उसके अंदर एक बिल्ली अंदर आ गई, छोटा बच्चा बिल्ली का, हाँ कार के अंदर। तो बिल्ली अंदर आ गई। तो अभी जब मैं, वो उसने बोला कि अपन को ये कार कहीं खड़ी करनी है, और तो मैंने फ्रेंड को फ़ोन लगाया, उसके पास पार्किंग थी, तो मैंने कहा यार तुम्हारे इधर हम खड़ी कर देते हैं कार। मैंने ले जाके उसके यहाँ पार्क करवा दी उसकी गाड़ी। अभी सुबह उसका मेरे पास, मैं मतलब 2 दिन से सोया नहीं सही से, और वो उसका मेरे पास कॉल आ रहा, और मैं सोने वाला था, मतलब कुछ काम की वजह से, ऑक्यूपेशन की वजह से मैं प्रॉपर मतलब नींद नहीं ले पा रहा था। तो उसका कॉल आया कि ना भाई ये आपके गाड़ी के अंदर ना बिल्ली है। अच्छा। हाँ, वो धूप निकल रही थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा भाई ये मजाक, मतलब मजाक करता रहता है वो, तो मुझे लगा मजाक ही कर रहा होगा ये। मैंने कहा भाई क्यों, मतलब अभी भाई लेटना है मुझे, समझो तुम, ऐसा मत करो। कहना भाई इसमें बिल्ली है, वो उसको कुछ हो जाएगा, आप समझो। कहने लगा ये लॉक है बिल्ली, इसके अंदर पूरा टॉयलेट, मतलब उसने टॉयलेट वॉयलेट कर दिया है। तो फिर मैंने कहा यार, उसने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया, कहना भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ कि फिर वहाँ गए हम, मैंने जाके देखा तो वो बिल्ली ना अंदर ही थी, वो बिल्कुल मतलब ऐसे पतली टाइप से हो गई थी बिल्कुल। तो फिर मैं रास्ते में जब जा रहा था, हाँ जिंदा थी, जिंदा। मैंने सारे काम छोड़े, मैंने कहा पहले उसको बचाओ कुछ भी करके जाके। तो फिर मैं गया, मैं रास्ते में एकदम से मेरे ख्याल आया, मैंने नहीं भूखी होगी वो, उसके लिए दूध ले ले अपन पहले। तो मैंने दूध लिया, फिर उसके पास जल्दी से गया, जाके उसको खोला, तो वो डर के मारे एकदम से बाहर भी नहीं आ पा रही थी वो, तो मतलब वाइल्ड कैट थी।
तो फिर मैंने दूध वूध रखा, फिर वो एकदम से आके उसने दूध वूध पिया, थोड़ा देर बैठा रहा, मैं देखता रहा उसको, तो वो फिर ठीक हुई थोड़ा सा, बहुत अच्छा फील हुआ था, जबकि हैप्पैज़ार्ड था, मतलब चीज़ें एकदम से हुई थी जी। तो लेकिन अच्छा फील होता है इन सब चीज़ों में। अगर कल सिस्टम परफेक्टली काम करने लगे तब भी आपको ऐसा लगता है कि सोशल वर्कर्स या हेल्थ एक्टिविस्ट की ज़रूरत पड़ेगी हमें? देखिए वॉइड्स हमेशा होते हैं, गैप्स होते हैं, और कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में फ़र्क यही है कि बहुत क्लियर होता है कॉन्सेप्ट, मतलब क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं और सबको अपने ड्यूटीज़ पता रहती हैं कैसे करना है। तो जितनी अच्छी सब लोग काम करेंगे, गवर्नमेंट सिस्टम काम कर रहा है अपना, कहीं वॉइड्स आ रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो सिविलियंस उसको भर सकते हैं। लेकिन ऐसा वॉइड नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे बिल्कुल ही लगे कि काम ही नहीं हुआ है कुछ। तो इस तरह से कर सकते हैं चीज़ों को मिलके। मैंने एक और पोस्ट देखा था, फेसबुक पे ही देखा था मैंने, कि जिसमें एक बच्ची थी जिसको एक कोई सिंड्रोम था, और उस बच्ची का ट्रीटमेंट करना, उसका ट्रीटमेंट करना था। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी आपकी, शायद से मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो उसको जो सिंड्रोम था उसकी वजह से वो बच्ची शायद यूएसए भी ट्रैवल करके गई थी, और आपने उसको एक दिन का डॉक्टर भी बनाया था। वो स्टोरी थोड़ी सी डिटेल में बता दिया। उस बच्ची का नाम गुंजन था। वो हमारे पास केस ऐसे आया था, उसको प्रोजेरिया था। ये क्या होता है? प्रोजेरिया एक ये डिजीज़ इस टाइप का है कि इसमें क्या होता है, एजिंग बहुत तेज़ होती है। जैसे नॉर्मल बच्चे की 5 साल एज रहेगी, 6 साल, तो वो प्रोजेरिया का बच्चा ऐसा लगेगा जैसे 20 साल का है। तो एजिंग बहुत जल्दी हो जाती है और मॉर्बिडिटी भी रहती है इसके अंदर, जल्दी डेथ हो सकती है बच्चे की। तो ऐसे केसेस के अंदर नया था हमारे लिए केस, हमें नहीं पता था कैसे हैंडल करना है। हमारे पास ये केस आया था कि उसका जो फिंगरप्रिंट है वो नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से उसका आधार अपडेट नहीं हो पा रहा है और उसको स्कूल से निकाल रहे हैं। ओके। तो हमें बहुत ऑफेंड हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो पहले हमने स्कूल में बात करा, उन्होंने सारी प्रॉब्लम बताई हमको। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे बात करी, तो उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन हुआ आधार सेंटर से भोपाल के। वहाँ से उन्होंने, फिर उनको भी फील हुआ कि यार ये चीज़ तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्हें अर्जेंट बेसिस पे एक दिन में ही अपडेट करवाया उन्होंने दिल्ली से उसको, आधार को। तो उसके बाद फिर मैं उससे मिला, उसके बारे में मैंने उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री सारी ली, क्या है क्या चीज़ें हैं। तो फिर धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन उसके अंदर हमारा यूएसए के अंदर एक डॉक्टर गॉर्डन उनसे कांटेक्ट हुआ। तो वो ऐसे बच्चों को उन्होंने एक ड्रग बनाया है जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। तो फिर उनसे कोऑर्डिनेशन हुआ, फिर वो बच्ची का हमने पूरा ट्रीटमेंट करवाया। तो यूएसए से पूरा ट्रीटमेंट हुआ उसका। फिर एक दिन इसी बीच के अंदर वो मुझसे बोलने लगी कि सर मुझे ना डॉक्टर बनना था। मतलब मेरी ज़िंदगी की एक वो था कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि यार इसमें अपन क्या कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव। तो मैंने अपने फ्रेंड से बात करी, जिन हॉस्पिटल ओनर्स भी हैं उसमें बहुत से। तो वो उसके अंदर एक हॉस्पिटल ओनर कहने लगे कि अपन इसको प्लान करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है और बच्ची को कुछ ही मिलेगी। तो फिर हमने उसके घर के बाहर एक नंबर प्लेट लगाई कि ये डॉक्टर गुंजन है, और इमोशनल बहुत मोमेंट था वो सबके लिए। फिर उसके अंदर उसको एक दिन का डॉक्टर बनाया। फिर वो गाड़ी उसको घर पे लेने गई, जैसे डॉक्टर को पिक करती है। फिर उसको ड्रॉप करा हॉस्पिटल में भी उसका ज़ोरदार जो एक सेलिब्रेशन वेलकम रहा। फिर उसको वो गई और वो तो क्या देखेगी, तो उसने अपने हिसाब से ऐसे स्टेथोस्कोप लगा के पेशेंट्स देखे। पेशेंट्स को भी बड़ा अच्छा फील हुआ कि और बड़ी अच्छी फीलिंग थी ये। फिर उसके बाद फिर हमने उसको ड्रॉप कर दिया घर पे, बड़ा अच्छा लगा ये सब चीज़ें। वो अभी भी कांटेक्ट में है आपके? हाँ, कांटेक्ट में। ओके, मतलब कुछ मेडिकल इश्यूज रहते हैं तो मैं करता हूँ उनसे, आप जाते हैं मिलते हैं? जी। ओके। ऐसे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसीज कितनी रहती है? 20 से 22 साल के आसपास रहती हैं। ओके। हाँ। और ऐसा होता क्या, मतलब इस सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि ऐसा होता क्यों है? देखिए ये जेनेटिक है इसके अंदर, मतलब अच्छा। ऐसा नहीं है कि किसी को हो रहा है। ठीक है। हाँ, जैसे सर्दी जुकाम है, ये हो जाता है किसी से, स्प्रेड हो जाता है, इन्फेक्शियस है। तो वो इन्फेक्शियस नहीं, जेनेटिक है वो। ओके। क्रोमोसोमल डिफेक्ट है वो उसके अंदर। जेनेटिक कोई सी चीज़ है तो फिर वो उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है उसमें। अपन क्या करते हैं कि उसका कोशिश करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए, ठीक है, इंसान ज़्यादा जीने लगे। ठीक है। एजिंग बहुत तेज़ होती है। जैसे 5 साल का बच्चा है वो 20 साल का हो जाएगा उसमें। और जब एजिंग ज़्यादा हो जाएगी
तो इंसान की मोर्बिडिटी ज़्यादा होती है, मतलब डेथ होने के चांसेस होते हैं उसके। ओके। जी जी। एक चीज़ और मैंने देखा है कि आजकल बहुत से बच्चों को डाउन सिंड्रोम रहने लगा है। जी, 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 उसकी जी। क्या वजह है? डाउन सिंड्रोम भी जेनेटिक है, ठीक है। क्रोमोसोमल डिफेक्ट है वो भी। हम्म। तो उसके अंदर बहुत सी स्टडीज़ ऐसा कहती हैं कि जो आपके जो रिश्तेदार होते हैं, बहुत क्लोज हैं, क्या होता है कि जैसे एक आध बार हो जाए तो ठीक है, अब लेकिन कंटिन्यूस कुछ फैमिलीज़ के अंदर पैटर्न बन जाता है कि कजिन्स में ही शादियाँ हो रही हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स रहते हैं जो मेडिकल स्टडी कहती है। ठीक है। और वैसे हैप्पैज़ार्ड उसके अंदर भी फैशन में भी मिल जाते हैं कहीं ना कहीं केसेस, कभी कुछ हुआ ही नहीं है उनका, लेकिन जेनेटिक्स मिल के ऐसा क्रिएट हो गया। तो उसके अंदर क्या होता है आजकल, जैसे जो स्कैन्स होते हैं आजकल, तीसरे चौथे महीने में कुछ स्कैन्स होते हैं जो डॉक्टर्स कराते हैं ऐसे केसेस में जहाँ पे क्रिटिकलिटी ज़्यादा है, तो वो स्कैन के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट भी आ जाता है। ओके। तो वो लेट कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो अडॉप्ट हो रही हैं टेक्नोलॉजी से। ओके। तो वो पता लग जाता है कि आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। तो ऐसे केसेस के अंदर जो डॉक्टर्स के म्यूचुअल कंसेंट से, जो फैमिली का म्यूचुअल कंसेंट हो, तो आप डिसीजन कुछ ले सकते हैं ऐसे केसेस के अंदर, लेट नहीं हो आप ज़्यादा। ठीक है। जी। ये जो डिसऑर्डर है ये पूरी तरह से सही हो सकता है कि आगे? जेनेटिक डिसऑर्डर पूरी तरीके से नहीं नहीं होता होता सही। है। हाँ, कुछ चीज़ों में एडवांसमेंट है। देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो जाती है, अच्छा। ट्रीटमेंट अच्छा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको अपन मैनेज कर देंगे, बहुत सी चीज़ें। लेकिन वो पूरा आप चाहो कि वो फिज़िकली उसका चेहरा बदल जाए और सारी चीज़ें हो जाएं, तो वो उसके अंदर अभी एडवांसमेंट है, अभी ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। ओके। अगर आप ये काम नहीं कर रहे होते तो आपका प्लान बी क्या था? प्लान भी ऐसा कुछ नहीं था, मुझे थोड़ा सा आर्मी अच्छी लगती है। ओके। हो सकता है शायद मैं आर्मी के अंदर होता, कुछ नेशन को डिफेंड कर रहे होते, या कुछ ऐसा कुछ अच्छा लगता। कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जहाँ पे हेल्प करते करते आप इमोशनली नम हो गए हो? हाँ, बच्चों की डेथ होती है उसमें बहुत बुरा लगता है। अभी जैसे हम लोग क्रिमेशन करते हैं तो उसमें हर तरह के क्रिमेशंस होते हैं। छोटे बच्चों को जो सो हिंदुइज्म में दफनाया जाता है, ओके। और मुस्लिम्स में भी दफनाया जाता है। उनका क्रिमेशन मतलब नहीं होता है ऐसे जिस तरह से बड़े इंसान का होता है। तो जैसे जब छोटे बच्चों की डेथ होती है ना, तो वो बहुत अजीब लगता है। सही मतलब बात आप गोद में उसको लिए हुए हो, 3-4 दिन का बच्चा है, अभी उसको नहलाना है, जो भी उसको बेदिंग के प्रोसीजर्स रहते हैं, और उसके बाद वो बड़ा मतलब वो होते नहीं, मतलब बीइंग एज अ डॉक्टर भी मतलब बहुत मुश्किल होता है करना, क्योंकि इमोशंस वो उसके अंदर थोड़ा सा हो ही जाता है कहीं ना कहीं। आज का जो यूथ है, अगर वो ये काम करना भी चाहता है तो उसका दूसरी तरफ कहना ये है कि मेरे पास ना ही रिसोर्सेज हैं और ना ही पैसे हैं। आप उनको स्ट्रेट एक क्या बात बोलना चाहोगे? देखिए, क्या होता है कि जो सबसे बड़ी अपने प्रॉब्लम है वो ये है कि इनिशिएटिव स्टेप नहीं लिया जाता, रास्ता नहीं देखा जाता, चलना कैसे, मंजिल देखी जाती है। आप ये मत सोचो कि तैरना कैसे है, क्या नहीं है। प्रिवेंटिव स्टेप लो आप उसके अंदर, लेकिन इतना सोच लो कि ओवर थिंकिंग होने लगे कि कैसे होगा। करने लगो, खुद होती हैं चीज़ें। जैसे आजकल जैसे इनकम का लोग बोलते हैं कि यार इनकम ठीक है, मैं समझ रहा हूँ उसके अंदर कि इकोनॉमी ऐसी है, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन अगर आप करना ही नहीं चाहोगे तो मैं आपको सारे रिसोर्सेज भी दे दूंगा, आप तब भी नहीं करोगे वो चीज़। तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये मत देखो कि मुझे किसी का जॉब करना है। हो सकता है मुझसे लोग डिफ़र करें इस चीज़ के अंदर, लेकिन मेरा जो इसके अंदर जो सोच है वो ये ऐसी है कि आप अपने अंदर स्किल लेके आ जाओ कोई सी भी, उसको मास्टर्स कर लो, तो वो मनी विल फॉलो यू। मतलब पैसा आएगा ही आपके पास, लेकिन उसको बहुत अच्छे से करना। ऐसा नहीं उसमें कुछ कमी पेशी हो और बहुत बेसिक तरीके से कर रहे हैं, फिर बीच में आप बार बार आपका डबल थॉट आ रहा है कि क्विट कर जाएं। ये हर बिजनेस में होता है। जब भी आप करोगे तो बीच में एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाता है, आगे पीछे होता है, तो आपको उसको ओवरकम करना है, आगे जाना है। बस थोड़ा कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं अपन ने हफ्ते भर कर लीजिए, उसको एक गोल बनाना है कि इतने साल तक करना ही है, धीरे धीरे रिजल्ट आने लगेगा उसको। आपने ये जब जर्नी शुरू करी तो आपको डबल थॉट्स आए थे कि क्विट करना है?
मुझे होता ही नहीं है ये, मेरे साथ नहीं होता ये प्रोसीजर। Okay. ये डबल थॉट नहीं आता मुझे। कोई सी चीज़ सोच ली, हाँ। मैंने ट्रेन ऐसा करा है अपने दिमाग को ठीक है। कि ये करना है तो फिर करना ही है, चाहे रात हो रही है, दिन हो रही है, बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, हाँ। बह जाए अपन करना ही है। ठीक है। मतलब उसके जो प्रिवेंटिव जो मेजर्स रहते हैं वो लेते हैं हम, लेकिन करते हैं उसको कुछ भी करके आगे पीछे करके। अगर सारे सिटीजन्स आपको देख रहे हैं और आप उनको एक लाइन में कोई मैसेज देना चाहो तो वो क्या मैसेज होगा? कंसिस्टेंट रहिए चीज़ों के अंदर, करिए उस चीज़ को, एक्सपेरिमेंट करिए लाइफ के साथ। क्या हो जाएगा, अपन बैठ जाओगे और ओवर थिंकिंग करते रहोगे, कुछ उसका सोल्यूशन नहीं। हमेशा सोल्यूशन पे ध्यान देना है। प्रॉब्लम्स तो होती रहेंगी ज़िंदगी में, कभी ख़त्म नहीं होनी। तो आपको आखिरी डेथ तक ले जाते प्रॉब्लम्स होनी है आपको, जो भी आपकी लाइफ साइकिल है। तो कंसिस्टेंट रहिए, काम करते रहिए, नए नए एक्सपीरियंस लइए। जिस चीज़ को डर लग रहा है वो पहले करिए। ऐसा क्यों? करेंगे तो पता लगेगा ना रियलिटी आपको। करा ही नहीं है वो तो आप सोच ही रहे हो ना, आप 3D वर्ल्ड के अंदर हो अपने, उस चीज़ को करा ही नहीं है आपने, पहले करिए, आपको बिल्कुल आगे जाएंगे आप। आज के कॉन्वर्सेशन ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि इंसान बनने के लिए सुपर पावर नहीं, जिम्मेदारी चाहिए। और आपने हमें सिर्फ कहानियाँ नहीं बताई हैं, आपने ये भी बताया है कि अगर सिस्टम फेलियर हो जाए तो एक इंसान भी अगर खड़ा होता है तो वो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज ला सकता है। अगर इस एपिसोड को देखने के बाद एक भी इंसान सड़क पर चलते हुए लोगों को इग्नोर करने से पहले रुक जाए या किसी बच्चे की एजुकेशन कंटिन्यू हो जाए, अगर एक भी बेजुबान को थोड़ा सा सहारा मिल जाए, तो ये कॉन्वर्सेशन अपना पूरा काम कर चुकी है। थैंक यू सो मच जीशान फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड द जर्नी ऑफ सेल्फलेस सर्विसेज विद अस।